जयतु संस्कृतम, जयतु भारत। हमारे YouTube चैनल बजरंगलाल सैनी गुरु, जो कि अब हिंदी नव गुरु बन गया है, में आपका स्वागत है। संस्कृत भाषा में संधि प्रकरण में विसर्ग संधि लेकर मैं बजरंगलाल सैनी गुरु उपस्थित हुआ हूं और आज हम चर्चा करेंगे विसर्ग संधि पर। विसर्ग संधि से पहले स्वर यानी अज संधि, व्यंजन यानी हल संधि के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। इसके अलावा संस्कृत अलंकार का सामान्य परिचय संस्कृत अलंकार नाम से भी अपलोड किया जा चुका है। आप अधिकाधिक लाभ उठाइए, सर्च कीजिए मेरा YouTube चैनल हिंदी नव गुरु। तो आज हम विसर्ग संधि को पढ़ते हुए शुरुआत करते हैं। उससे पहले विसर्ग संधि क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम विचार करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं विसर्ग की। विसर्ग के बाद हम बात करेंगे विसर्ग संधि की। तो सबसे पहले बात की जाएगी विसर्ग। विसर्ग एक अयोगवाह ध्वनि है। अयोगवाह ध्वनि इसलिए कहा जाता है कि इसका वर्णमाला में कोई विशिष्ट लिपि चिन्ह वैसे भी, इसका स्वयं का कोई आधार नहीं है, ये स्वर के बाद प्रयुक्त होता है। तो अयोगवाह ध्वनि है। इसका जो रूपांतरण है वो कितने प्रकार से हो सकता है। जब हम इसका संधि में प्रयोग करते हैं तब इसका रूपांतरण कितने प्रकार से हो सकता है। इसका रूपांतरण सकार के रूप में भी हो सकता है। जब इसका रूपांतरण सकार के रूप में होगा तो ये कहलाएगा सत्व। जब इसका रूपांतरण उकार के रूप में होगा तब ये कहलाएगा उत्व। जब इसका रूपांतरण रे के रूप में होगा तब ये कहलाएगा रुत्व। कई बार इसका लोप भी हो जाता है, इसको विसर्ग लोप कहते हैं। तो अगर हम मुख्य तौर पे बात करें तो सत्व, उत्व, रुत्व और लोप ये होता है। अब सत्व की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि विसर्ग स में बदलेगा, श, श, स, इन तीन में बदलेगा। तीन में बदलने का मतलब यह हुआ कि यह जशत्व और अष्टोत्व संधि के अपवाद के रूप में काम करेगा। तो यहां पर हमें इस खाते को समझना होगा कि विसर्ग किन परिस्थितियों में स बनेगा, यानी तीनों श, स, किसमें उ बनेगा और उ पहले वाले ह्रस्व आकार से क्रिया करके ओ बन जाया करता है। कब इसका र बनेगा, रेफ जिसको बोलते हैं, और कब इसका लोप होगा। एक यथावत भी रह जाता है, कब ये यथावत रहेगा। तो इन सब पहलुओं पर हम चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि विसर्ग कैसे परिवर्तित हुआ। अब मैं बात करता हूं विसर्ग संधि का मतलब क्या। विसर्ग संधि का मतलब है कि प्लस के पहले, योग के चिन्ह से पहले विसर्ग होगा। बाद में या तो कोई स्वर हो सकता है या कोई व्यंजन हो सकता है, यानी या तो कोई अच हो सकता है या कोई हल हो सकता है। ऐसी स्थिति में इस विसर्ग में जो परिवर्तन होने वाला है उसी का नाम विसर्ग संधि। तो क्या परिवर्तन हो सकता है वो बात मैं भी आपको कह चुका हूं कि विसर्ग में ऐसी स्थिति में श, स, श, र, उ और लो, कम से कम 4 परिवर्तन तो इसमें होते ही होते हैं। इन तीनों को हम एक ही परिवर्तन मानते हुए इसको सत्व विसर्ग कह देते हैं, इसको रुत्व विसर्ग कह देते हैं, इसको उत्व विसर्ग कह देते हैं और ये विसर्ग लोप हो जाता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की पहली संधि की। विसर्ग संधि में सबसे पहली संधि की हम बात करेंगे सत्व विसर्ग संधि।
सत्व विसर्ग संधि। देखिए संस्कृत में हर जो संधि हो, समास हो, प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, व्याकरण की कोई भी इकाई हो, नियमबद्ध है, सूत्रबद्ध है। पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में जो 3997 सूत्र लिखे हैं वो ऐसे ही नहीं लिखे हैं, एक एक चीज को तथ्य परक यानी कसौटी पे कसकर उन्होंने लिखे हैं। तो सत्व विसर्ग संधि का जो सूत्र है वो है विसर्जनीयस्य सः। विसर्जनीयस्य सः, ये इसका सूत्र है। इस सूत्र की व्याख्या है विसर्ग प्लस खर, विसर्ग प्लस खर। अगर विसर्ग के सामने खर है, खर प्रत्याहार, तो विसर्ग का श श स, नियमानुसार केवल स, लेकिन ये जो सामने स्थिति है उसके अनुसार श श और स में रूपांतरित हो जाता है। तो हम इसको इसी रूप में पढ़ेंगे। तो ये विसर्ग में के बाद में ख, खर क्या है? खर का आप समझिए कि जब हम माहेश्वर सूत्र की बात करते हैं तब ख फ छ ठ थ च ट त क प य श स सर, ये तो हो जाते हैं ख। खर अवसानियो विसर्जनीयस्य सः, खर अवसानियो विसर्जनीयस्य सः। तो इस बात को हम बात देखते हैं। जैसे हमारे पास आ गया विष्णु, विष्णु ये हो गए, और सामने हमारे पास शब्द है त्राता, सामने हमारे पास शब्द है त्राता। तो इसका मतलब ये हुआ खर अवसानियो, खर प्रत्याहार सामने होने पर ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श हल, शशर हल नहीं आएगा क्योंकि हल में फिर वो खल हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों श ये खर हैं, जिसको हम वर्ण विश्लेषण वर्णमाला की भाषा में अघोष व्यंजन कहते हैं, अघोष व्यंजन कहते हैं। ऐसी स्थिति होने पर हमें क्या करना है? विसर्ग का सय करना। विसर्ग का सय करते समय एक चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा, हर सय का एक निश्चित वर्ग है। जैसे अगर आप च वर्ग की बात करते हैं तो च वर्गीय वर्णों के साथ ये आ जाता है तालव्य आ जाता है, और ट वर्ग की जब बात करते हैं तो इसके साथ मूर्धन्य आता है, क प क प, और ट वर्ग के साथ मूर्धन्य आता है और त वर्ग के साथ दंत्यस्य का प्रयोग होता है। अब यहां पर हमारे सामने जो स्थिति है वो क्या है? त्रा, त्रा में त वर्गीय अक्षर है, तय वर्गीय है, तो इसका हम कर देंगे दंत्यस्य, इसका हम कर देंगे दंत्यस्य, और ये हो जाएगा विष्णुस्त्रातः। दंत्यस्य में इसमें हमने इसको बदल दिया है। इसी प्रकार मान लीजिए हमारे पास शब्द है रामः च, तो राम च में जब हम देखते हैं सामने च वर्गीय वर्ण है, च वर्गीय वर्ण होने से च वर्गीय वर्ण के साथ हमेशा तालव्य आता है, तो इस विसर्ग का हम तालव्य बनाकर इसको बना देंगे रामश्च, इसको हम रामश्च बना देंगे। उसी प्रकार मान लीजिए हमारे पास शब्द आ गया धनु टंकार है। अब हमारे पास ट वर्गीय वर्ण सामने है, ट वर्गीय वर्ण के सामने पहले अगर विसर्ग है तो वो मूर्धन्य स में बदल जाता है, तब हमें इसको करना है धनुष्टंकार है, धनुष्टंकार है। इस प्रकार से हम इस विसर्जनीय सूत्र को समझ सकते हैं।
यानी च वर्गीय वर्ण होने पर हमें तालव्य श में बदलना है विसर्ग को, प वर्गीय वर्ण होने पर हमें विसर्ग को मूर्धन्य श में बदलना है, त वर्गीय वर्ण होने पर हमें विसर्ग को दंत्य श में बदलना है। तो ये बात हो गई इसकी। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हम बात करते हैं जैसे नीहि शालह। अब यहां पर देखिए छ वर्ग का है, तो विसर्ग च वर्ग अर्थात तालव्य श में बदल जाएगा और शब्द हो जाएगा निश्चालः। इसी प्रकार अगर ये नीहि पापम अगर यहां दिया हुआ है तो सामने प वर्ग का अक्षर है और प वर्ग क वर्ग और ट वर्ग के साथ मूर्धन्य श का प्रयोग होता है, तो इसका हो जाएगा निष्पापम। तो ये आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि कौन से वर्ग के साथ स का रूपांतरण होगा। तो ध्यान एक बार फिर से इसको समझिए। अगर सामने च वर्ग का अक्षर है तो हमें विसर्ग को तालव्य श में परिवर्तित करना है। त वर्ग का है तो हमें विसर्ग को दंत्य श में परिवर्तित करना है, और क प और ट वर्ग सामने है तो हमें विसर्ग को मूर्धन्य श में बदलना है। ये इसकी विशेषता है। तो ये तो थी सत्व विसर्ग संधि का पहला पार्ट। अब बात करते हैं सत्व विसर्ग संधि में दूसरी स्थिति क्या है। ये तो पहली स्थिति थी, अब इसकी दूसरी स्थिति क्या है, दूसरा सूत्र इसका क्या है। दूसरा सूत्र इसका ये कहता है, मैं यहां लिख देता हूं दूसरा सूत्र, ये तो था पहला और ये है दूसरा। दूसरा सूत्र कहता है वाशरी। ये सूत्र कहता है विसर्ग प्लस शर, विसर्ग प्लस शर। शर का मतलब हो गया श श स। ये होने पर विसर्ग का विकल्प से, ध्यान दीजिए, विकल्प से सकार यानी श श स होता है, अथवा विसर्ग यथावत रहता है। ये आपको ध्यान में लेने की बात है, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझने की बात है। अगर प्लस के पहले विसर्ग है और बाद में शर प्रत्याहार यानी तीनों श में से कोई सा भी है, तब हम विकल्प से विसर्ग का स में भी परिवर्तन कर सकते हैं और यथावत भी रख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, निहि सहाय, निहि सहाय है। अब इसको आप रखिए, देखिए ये है, ये मैं इसको यहां लिख देता हूं। यह है विसर्ग, विसर्ग के सामने है स आता है विसर्जनीय से स के खर में। तो इसका मतलब है कि जब विसर्जनीय से सूत्र की बात करेंगे तो सामने स होने पर विसर्ग का भी स हो जाएगा और यह हो जाएगा निस्सहाय है। ये तो कह दिया किसने, विसर्जनीय से स ने। क्या कहता है, खर अवसानियो विसर्गस्य सहस्यात्। अगर सामने खर अवसान पर है, अंत में है, तो आप विसर्ग को स में कन्वर्ट कीजिए, तो खर प्रत्याहार में तीनों श भी आते हैं। तो ये विसर्जनीय से सह ने कर दिया। अब हमें वाशरी सूत्र ये कहता है कि जब सामने खर तो है, सह कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन शर प्रत्याहार हो तो आप विसर्ग को विकल्प से यथावत भी रख सकते हैं, और जब इसको यथावत रखा जाएगा तो ये हो जाएगा निसहाय है। ये हो गया इसका विकल्प, वाशरी। इसी प्रकार मान लीजिए हमारे पास शब्द है रामः।
शस्थः, यह शब्द हमारे पास है। तो ये विसर्जनीय से सूत्र कहता है कि सामने खर प्रत्याहार का अक्षर होने पर आप उसमें शकार कर दीजिए। हमने शकार कर दिया, लेकिन वाशरी सूत्र यह कहता है कि नहीं, आप इसको विकल्प से विसर्ग भी रख सकते हैं, और जब विकल्प से विसर्ग भी रख सकते हैं तो यह बन जाएगा रामः शस्थः। तो इस प्रकार से ये वाशरी सूत्र विसर्जनीय से सूत्र का विकल्प है, केवल शर के लिए, अन्य के लिए नहीं, केवल शर के लिए। तो ये तो थी अपनी सत्व विसर्ग संधि, बहुत ही सिंपल, सरल, सहज और बोधगम्य। दो ही चीजों का ध्यान रखना है कि विसर्ग को स में बदलना है, और सामने सकार हो तो विसर्ग को यथावत भी हम रख सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि देखिए दोस्तों, उत्व विसर्ग संधि का मतलब है कि हमें विसर्ग का उ करना है, विसर्ग का उ करना है। कैसे? इसके लिए पहला सूत्र है, इसके लिए पहला सूत्र है अतो रोर प्लूताद प्लूते, अतो रोर प्लूताद प्लूते, ये विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का ये पहला सूत्र है अतो रोर प्लूताद प्लूते। ये क्या कहता है? विसर्ग, ध्यान दीजिए इस चीज को, अत यानी विसर्ग से पहले भी है और विसर्ग के बाद में भी है, विसर्ग के पहले भी ह्रस्व है और विसर्ग के बाद में भी ह्रस्व है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम इसको व्याख्यायिक रूप में यूं कह सकते हैं, ह्रस्व आकार के बाद वह पहले विसर्ग हो तो विसर्ग का उ हो जाता है, तथा बाद वाले अप्लुत आकार को अवग्रह चिन्ह में बदल दिया जाता है। बाद वाले आकार को, जो अप्लुत आकार है, अप्लुत आकार का मतलब ये हो गया कि वो ह्रस्व आकार है, ये मान लीजिए आप। ये दो चीजें यहां पर हमें देखनी, अतोर और प्लुताद प्लुते, यहां पर विसर्ग के पहले भी अ है, विसर्ग के बाद में भी अ है, दोनों अ ह्रस्व है, अप्लुत है। ऐसी स्थिति होने पर हमें विसर्ग को उ में बदलना, और बाद वाला जो ह्रस्व आकार है जिसको अप्लुत आकार की संज्ञा दी गई है, उस ह्रस्व आकार को हमें अवग्रह चिन्ह में बदलना है। जैसे हमारे पास शब्द है कह अपि, शब्द हमारे पास है कह अपि। अब कह अपि जो शब्द है वो देखिए आप, क अलग अलग कर दीजिए, अ विसर्ग अपि, ये हमने अलग अलग कर दिया इसको। अब आप स्थिति ये देखिए कि ये बन रही है कि नहीं बन रही है। अब ये स्थिति बन गई तो अह अ, ऐसी स्थिति होने पर हम क्या करेंगे, ए को यथावत रखेंगे, कोई अपने को मतलब नहीं है।
इस विसर्ग का हम कर देंगे उ और सामने वाले इस ए को हम बदल देंगे अवग्रह चिन्ह में। अब हम क्या करेंगे, यह हो गया क, ए और उ को जब जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा ओ और ये पी। अब आप इसको मिलाओ, कै में ओ मिलाते ही हो गया को, ये अवग्रह चिन्ह और ये पी, और हमारे पास ये बन जाएगा कॉपी। और देखिए कॉपी बताते ही कॉफी भी आ गई है, जिसका आनंद मैं बीच बीच में लेता रहूंगा। तो ये हो गया कॉपी। एक बार इसको आप पुनः समझिए, मैं दूसरे उदाहरण से समझाता हूं आपको। दूसरे उदाहरण से देखिए आप, कहा आवदत, कहा आवदत। अब आप इसको समझिए, प्लस इधर ए, यहां विसर्ग, विसर्ग से पहले कै में ए, यानी दोनों तरफ एप्लुत अकार है, तो दोनों तरफ एप्लुत अकार होते ही विसर्ग को बनाना है उ, बना दिए। ये क, ये इधर ए, सामने ए वदत। अब ये ए और उ मिलकर बनेगा ओ, और सामने वाला जो ह्रस्व आकार है वो बन जाएगा अवग्रह चिन्ह। तो अब इस क को यहां लेकर आइए, ये आ गया क में मिला दीजिए ओ, मिल गया ये अवग्रह चिन्ह, और ये हो जाएगा कौदत। ऐसे ही सह अपी, तो इसका भी हो जाएगा सौपी। तो अपोर और प्लुताद प्लुते सूत्र यही कहता है कि अगर विसर्ग के दोनों तरफ ह्रस्व आकार या अप्लुत आकार हो तो विसर्ग का हमें उ बनाना है, और बाद वाले अप्लुत आकार को हम क्या करेंगे, उसका अवग्रह चिन्ह बना देंगे। पहले वाला उ से पहले वाला जो ए है वो उ में मिलकर ओ बना देगा, यानी वहां गुण हो जाएगी। इस प्रकार से ये पहला सूत्र है अतोर और प्लुताद प्लुते। अब इसके दूसरे सूत्र की बात करते हैं। दूसरा सूत्र क्या है, दूसरा सूत्र इसका है ख, ये मान लीजिए ये सूत्र है हशीचय, ये सूत्र है हशीचय। हशीचय का मतलब हो गया एप्लुताद, एप्लुताद हश। अगर अप्लुत ए के बाद हश प्रत्याहार आ जाता है तो विसर्ग को हम उ में बदल देंगे। तो देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है अप्लुत ए के बाद विसर्ग तथा विसर्ग के बाद हश यानी सै घोष वर्ण आए तो विसर्ग का उ हो जाता है। ये आप समझिए, अर्थात हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अब आपको इसका मैं छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। इधर है ए, फिर आ गया विसर्ग, उसके बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये, रे, ले, वे, है, इनमें से कोई एक अक्षर भी आ जाए तो हमें इस विसर्ग को उ में बदलना है। ध्यान दीजिए, उ में बदलना है। उ में बदलते ही क्या होगा, पहले वाला ए बाद वाले उ से मिलकर ओ बन जाएगा। समझ ही रहे हैं आप मेरी बात? पहले वाला ए बाद वाले उ से मिलकर ओ बन जाएगा। अब ये जब ओ बन रहा है तब आप देखिए, इसको हम यूं समझ सकते हैं
हमारे पास शब्द है मनः, मनः हरः। अब आप इसमें हर्ष प्रत्याहार में मतलब सैघो स्वर्ण में प्लस के तुरंत बाद है यहां पर। फिर देखिए विसर्ग, विसर्ग से पहले मन में अ है, तो विसर्ग का हम बनाएंगे उ, मन के न का ए और उ मिलकर बनेगा ओ। ऐसी स्थिति में अब हमारे पास स्थिति क्या होगी, मन न का ए निकाला, उ में मिलाकर ओ बनाया, ये हो गया मनोहरः, शब्द बन गया मनोहरः। इस प्रकार ये बहुत ही सुंदर शब्द है। यशः दा, तो क्या किया जाए, य आधा श ए निकाला, ए में विसर्ग का उ बनाया और मिला दिया, तो यह श में ए और उ मिलकर ओ बन गया ओ, और ये बन गया यशोदा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल, बहुत ही सहज और बहुत ही बोधगम्य संधि है। संस्कृत संधि आसानी से आप समझ सकते हैं अगर इसके ज्यादा मक्कड़ जाल में आप उलझे नहीं। इसी प्रकार वयः वृद्धः, तो वह ये ए और विसर्ग मिलकर बन जाएगा ओ, तो ये हो गया वयो, और सामने जो है वो रह जाएगा और ये बन गया वयो वृद्धः, ये बन गया वयो वृद्धः। तो इस प्रकार हम आसानी से विसर्ग संधि को हल कर सकते हैं। विसर्ग संधि के इस भाग में बस आज इतना ही। अगले भाग में विसर्ग संधि के अन्य भेद लेकर हम शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आप हमारे YouTube चैनल हिंदी द गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, क्योंकि इससे हमारे लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहेंगे। और लॉकडाउन के इस दौर में आप ध्यान रखें अपने सेहत का, अपने परिवारजनों की सेहत का ध्यान रखें और इस ऑनलाइन क्लासेज का अधिकाधिक लाभ उठाएं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।